फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। तो दोस्तों, इसी अनुक्रम में मैं 2018 का पेपर आज सॉल्व करवाऊंगा और उसका ये पहला पार्ट, इसमें 2 पार्ट में बना रहा हूं 50-50 क्वेश्चन का। आपको पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन हैं, तो मैं 50-50 के पार्ट में लेकर के आ रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो भी दोस्त हमारे अभी पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं कौन कौन सा वीडियो बना चुका हूं। तो मैं दोस्तों 2009 का पेपर सॉल्व करा चुका हूं, 2012, 2014 और 2016 इतने पेपर मैं दोस्तों सॉल्व करा चुका हूं। ये दोनों हमारे वीडियो 3-3 पार्ट में हैं। 14 और 16 का 2-2 पार्ट में हमने बनाया है। तो दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे अभी पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लिया करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न जो आपका है ये है कि पहला प्रश्न आपका है, माय आन बास बेल आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये आत्मकथा जो है यह है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जी की है ये। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, वो है भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला हैं। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका, इसमें सही जो आंसर है वो आपका है लीला सेठ। ठीक। और दोस्तों आपको बता दें कि ये हो गया, ये उच्च न्यायालय में हो गया, पहली न्यायाधीश बनने वाली महिला है। अगर उच्चतम न्यायालय पूछता तो वो फातिमा बीबी हैं। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट में आपकी पहली महिला है जो न्यायाधीश बनी। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जो है हाई कोर्ट ने इस आंसर को सही माना था, जो कि सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जो स्थापना है वो आपका हुआ था 17 मार्च 1866। कितना? 17 मार्च 1866 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोस्तों स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? यहाँ पर स्वीकृत जो जजों की संख्या है 160, यानी कि 160 सीटें यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर स्वीकृत हैं, भले ही वर्तमान में वो भरी नहीं गई हैं, लेकिन 160 जजों के पद यहाँ पर स्वीकृत हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, और एक बात और आपको बता दें कि दोस्तों राज्य में जो है उत्तर प्रदेश में जो है यूपी में, आपको एक बात और बता दें, यूपी में सीबीआई जो कोर्ट है, सीबीआई की कोर्ट जो है वो 6 कोर्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में। 4 जिनमें से है लखनऊ में आपके, 4 जिनमें से आपके लखनऊ में है। और दोस्तों जो 2 हैं वो हैं आपके गाजियाबाद में। 2 कहाँ हैं? गाजियाबाद में। यह है सीबीआई के कोर्ट। टोटल उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 6। ठीक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका आता है 4 नंबर, भारतीय गणतंत्र में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों भारतीय गणतंत्र में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो होता है दोस्तों भारत रत्न। भारत रत्न होता है जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन इसमें दोस्तों उसको नहीं दिया गया इसमें, इसलिए इसका आंसर जो होगा उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं। भारत रत्न के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है आपका पद्म विभूषण, तीसरे पर आता है आपका पद्म श्री, चौथे पर आता है ये पद्म भूषण आता है, चौथे पर आता है पद्म श्री। ठीक। अगला फिर जान लीजिए, हिमा दास हैं। तो हिमा दास दोस्तों जो है एक एथलीट हैं। कौन है ये? एक एथलीट है। ये जीएस का प्रश्न, वो भी जीएस का ही था। भारतीय सिनेमा की प्रगति एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये जो है दोस्तों भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो होता है पुरस्कार, इसमें आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आपको एक बात और बता दें दोस्तों, इस पूरे प्रश्न में जो है आपके, इस पूरे प्रश्न में लगभग 10 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके के और 30 क्वेश्चन जो हैं आपके लोकल लॉ जो हैं आपके और माइनर। ठीक। और माइनर। ठीक। माइनर से और आते हैं। तो टोटल जो है आपके 40 प्रश्न जो हैं इस दोनों सेक्शन से, लोकल लॉ प्लस माइनर प्लस जीएस, ये मिला करके आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 ये और 10 ये, टोटल आपके 40 प्रश्न और 60 प्रश्न आपके मेजर से आते हैं, पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों,
स्वतंत्र भारत में पहली महिला रक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहली जो महिला रक्षा मंत्री जो हैं वो है निर्मला सीतारमण। आपको एक बात और बता दें कि इसके पहले जो है इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पास रक्षा मंत्रालय रिजर्व रखा था, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से रक्षा मंत्री नहीं थी। वो प्रधानमंत्री का पद होल्ड करने के साथ ही साथ रक्षा मंत्री का पद अपने पास रिजर्व उन्होंने रखा था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न है 8वां। भारतीय संविधान का भाग जो है आपका भाग 14वां जो है ये दोस्तों संबंधित है, यानी भाग 14 जो है वो किससे संबंधित है। तो आपका जो ये भाग 14 है ये आपका संबंधित है निर्वाचन से। किससे? निर्वाचन से। आपका जो 14वां ये भाग है दोस्तों, निर्वाचन नहीं इसको सॉरी, ये आपका संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। ठीक, 14। और वहीं जो आपका निर्वाचन जो है ये भाग 15 से संबंधित है। आपका निर्वाचन जो है ये भाग 15 में दिया गया है। और वहीं दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है ये आपका दिया हुआ है भाग कितने में? भाग 16 में दिया हुआ है। ये जो आपका है यानी कि आपका ये बी वाला जो है ये भाग 16 में दिया हुआ है, ये भाग 15 में दिया हुआ है। तो आपको एक बात और बता दें कि इसमें जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं में ये कहाँ से आपका भाग जो है 14 में ये आर्टिकल जो है दोस्तों 308 से 323 तक इसका प्रावधान किया गया है। वहीं भाग 15 की अगर हम बात करें यानी कि निर्वाचन की, तो इसका प्रावधान दोस्तों जो है 324 से लेकर के आपका 329 तक में यह है। आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी भाग 16 जो है ये जो आपका है इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 330 से लेकर के 342 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका यह सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की अवधारणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो ये जो है दोस्तों आपका जो दिया हुआ है ये आपका आंसर जो है 39 जो है ए में, यानी भारतीय संविधान के 39 ए में इसका विकल्प जो आपका सी सही है। क्या एक पारंगत विधिवेत्ता जो ना तो अधिवक्ता रहा और ना ही न्यायिक अधिकारी रहा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो दोस्तों है वो है नहीं। ऐसा व्यक्ति दोस्तों कहाँ पर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? उसको राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कहाँ? वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में ऐसा व्यक्ति सीधे न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है, भले ही वह अधिवक्ता ना रहा हो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका प्रश्न है 11वां। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची को दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 52वें यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों? ये है इसमें ये दल बदल, ठीक है, ये दल बदल इसमें विरोधी जो नियम हैं उनके बारे में से प्रावधान किया गया है कि जिससे पार्टियां एक दूसरे पार्टियों को तोड़ करके उसमें मिला लिया करती थी विधायक और सांसदों को, या खुद ही वो छोड़ के दूसरी पार्टी में अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे। उनको रोकने के लिए ही यह अनुसूची जोड़ी गई है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर है 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में प्रावधान है। तो दोस्तों 370 जैसा कि आप जान रहे थे कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो 371 में जो प्रावधान है वो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है ए, महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। तो इसमें दोस्तों 371 में जो है आपका महाराष्ट्र राज्य के साथ इसमें महाराष्ट्र और किसके संबंध में? गुजरात के संबंध में। विकल्प में सिर्फ महाराष्ट्र दिया है, लेकिन इसमें जो है 371 में जो दोस्तों महाराष्ट्र और प्लस गुजरात ये दोनों के संबंध में इसमें प्रावधान किया गया। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, यहाँ पर से महाराष्ट्र कभी गुजरात भी हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों इसके बाद और भी इसमें हम बता दें आपको कि कौन कौन प्रावधान और कहाँ कहाँ दिए गए हैं। तो इसमें दोस्तों 371 है उसके काम में जो है दोस्तों नागालैंड से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक, और वहीं 371 जो है खा में असम से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ये जो देखिए नागालैंड का ये जो है दोस्तों नागालैंड जो है ये आपका है 371 का
और फिर उसके बाद दोस्तों जो मणिपुर है, यहाँ देखिए ये मणिपुर था, यहाँ ये 371 दोस्तों ये गा में इसका प्रावधान किया गया है। और खा में दोस्तों असम के 371 खा में असम का प्रावधान किया गया है। अगला दोस्तों जो आपको है प्रश्न जो है, क्या कोई विधिक व्यक्ति भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत नागरिकता अर्जित कर सकता है? तो इसमें जो इसका उत्तर है दोस्तों वो है आपका नहीं, तीसरा वाला सी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान निहित है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है दोस्तों आपका आंसर बी। भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 6 में इससे संबंधित प्रावधान किया गया है। यानी कि जो है अध्याय जो है अध्याय 6 और जो है चैप्टर जो है दोस्तों चैप्टर भी 6। ठीक। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किसके प्रावधानों के अनुसार है? तो इसमें दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो है आपका बी है सही आंसर। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में जो है आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश नगर भवन किराए पर देना किराया तथा बेदखली विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 29 ये किराएदारी की निम्न में से किस श्रेणी पर लागू होता है? तो इसमें पहला विकल्प है भवन की सावधि किराएदारी, दूसरा है आपका दोस्तों ऐसी भूमि की किराएदारी जहां किराएदार ने भूस्वामी की सहमति से स्थायी संरचना का निर्माण कर लिया है। तो इसमें दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो आपका है बी, यानी कि ऐसी भूमि की किराएदारी जहां किराएदार ने भूस्वामी की सहमति से स्थायी संरचना का निर्माण कर लिया है। ये दोस्तों आपका जो दिया हुआ है आपका ये 29 जो है आपका इसमें देखिए क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ था 29 ए की उपधारा 2, जैसे ये 29 ये के 2 में ये प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न आपका 17 किसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश नगर भवन किराए पर देना किराया बेदखली विनियमन अधिनियम 1972 द्वारा विनियमित किसी भवन का किराएदार न्यायालय के समक्ष किराया जमा कर सकता है यदि भूस्वामी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए? तो यह दोस्तों इसका जो आंसर है आपका अनुच्छेद आपका ये सेक्शन जो है यहाँ पर अनुच्छेद लिखा हुआ है, तो इसका सेक्शन जो है दोस्तों 30(2) में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया हुआ है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों किराए पाने के हकदार व्यक्ति के बारे में, अगर जैसे यह कब ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है जब मान लीजिए कि किराया पाने का हकदार जो व्यक्ति है और फिर और कोई व्यक्ति दावा करता है, दोनों लोगों में जब विवाद हो जाता है तो जो किराएदार होता है वह किराया जो होता है वो न्यायालय में जमा करता है जब तक कि विवाद सुलझ नहीं जाता है। जब तक विवाद वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक वह न्यायालय में जमा करता है। अगला 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या के अंतर्गत अपराध विचारणीय है। तो इसमें दोस्तों जो है अपराध जो है इसका एक बात और बता दें दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 17 था इसमें जो दोस्तों हाई कोर्ट ने जो आंसर दिया था इसमें सभी लोगों को हाई कोर्ट ने जो आंसर दिया था इसमें सभी परीक्षार्थियों को 1-1 नंबर दे दिया था। यानी कि यह क्वेश्चन सभी को इस पर नंबर दिया गया था, यानी कि इसके किसी भी विकल्प को उसने सही नहीं माना था, जबकि विकल्प सही है। 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या के अंतर्गत अपराध विचारणीय है। तो इसमें दोस्तों जो अपराध विचारणीय है ये है, इसका जो सही आंसर है ये है आंसर जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, यानी कि विकल्प सी सही है इसका। तो ये दोस्तों कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये जो है दोस्तों आपका ये दिया हुआ है सेक्शन जो है आपका 33 में दिया हुआ है। इसका जो है हेडिंग है अपराधों का संज्ञान। ठीक है, अपराधों का संज्ञान इसकी हेडिंग है। और दोस्तों इसमें और भी आपको बता दें कि इसमें जो दिया है 33 जो है सेक्शन 33(2) में दिया गया कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ठीक है द्वारा यह विचारण किया जाएगा। ठीक। अगला जो प्रश्न है आपका 19 है, यदि कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका के आम चुनाव में एक से अधिक वार्ड में मतदान करता है तो उसका मत होगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो मत होगा दोस्तों वह क्या होगा कि सभी वार्ड में 0 होगा। ठीक। अब इससे संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है? इससे संबंधित प्रावधान जो है जो सेक्शन है 13 सेक्शन 13 के अंगा में, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में लिखें अंगा 3 में दिया हुआ, अगर इसको लिखें हम तो यानी कि ई और 3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें इसका प्रावधान किया दिया है जिसकी हेडिंग है मत देने का अधिकार।
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंदर गठित एक नगर पालिका का कार्यकाल है। तो इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आंसर है दोस्तों वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो दिया है सेक्शन जो होता है 10 का में दिया हुआ है। इसका होता है कार्यकाल। पहली बैठक जो होती है दोस्तों चुनाव के बाद, जो पहली बैठक के लिए नियत दिनांक, पहली बैठक के लिए नियत दिनांक से, ठीक है, के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक, कब तक, 5 वर्ष तक या 5 ना कि उससे अधिक बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि पहली बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक, ना कि उससे अधिक बनी रहेगी। ये दिया हुआ है सेक्शन 10 का में दिया हुआ है। अगला दोस्तों है जो आपका 21, नगर निगम के आम चुनाव में अभिरक्षा में निरुद्ध एक व्यक्ति जो पुलिस की विधिक अभिरक्षा में है, तो वो जो होता है दोस्तों, अगर पुलिस की अभिरक्षा में है तो वो जो है कि क्या है कि मतदान जो है वो मतदान कर सकता है। ठीक, अगर अभिरक्षा में है तो मतदान कर सकता है। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो दिया हुआ है सेक्शन जो है आपका 13 अंगा 5 में। ठीक, 13 जो अंगा यानी कि ई कह लीजिए इसको, E5 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। अब इसमें जो है दोस्तों यदि वह कारागार में है तो वह मतदान दे लेगा, लेकिन इसमें एक इसका अपवाद है कि अगर वह किसी ऐसी विधि के अधीन, यदि वह निवारक निरोध किया गया है, किसी विधि के अधीन यदि वह निवारक निरोध किया गया है तब वह मतदान नहीं देगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के किस प्रावधान के तहत किसी गांव में अधिसूचना जारी करके चकबंदी का संचालन पूरा किया जाता है? तो इसका जो आंसर है आपका दोस्तों, इसका आंसर है बी, धारा 52 के अंतर्गत। अब इसमें दोस्तों राज्य सरकार जो अधिसूचना जारी करके बताती है कि किसी कटक में चकबंदी जो है, किसी कटक के किसी गांव में चकबंदी जो है समाप्त कर दी गई है, उसके बाद से वह वहाँ से चकबंदी से वो मुक्त मानी जाती है। अगला, चकबंदी के संचालन के प्रारंभ पर बाद में उपशमन के लिए प्राविधान दिया गया है। तो इसमें जो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका सेक्शन 5, और सेक्शन 5 का आपका 2 का में ये प्रावधान किया गया है। अगला, चकबंदी निदेशक शक्तियाँ प्रयोग करता है, तो इसमें दोस्तों जो 24 है ये आपका है सी वाला, इसका विकल्प सही है। समीक्षा और संदर्भ दोनों की। ठीक, पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत अधिशुल्क की कार्यवाही होती है। अधिशुल्क की कार्यवाही, ठीक है, यानी कि अधिभार सरचार्ज की जो कार्यवाही होती है वो जो होती है दोस्तों वो दिया हुआ है इसके बारे में प्रावधान जो है, यानी कि ग्राम पंचायत जो है, इसका विकल्प डी, यानी कि ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के धन की क्षतिपूर्ति हेतु। ठीक है, सेक्शन जो है 27 में इसका प्रावधान दिया गया है, जिसमें होता है कि सरचार्ज लगा सकती है। ठीक, सरचार्ज ये लगा सकते हैं यदि ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के धन की क्षति हुई है तब। अब इसमें दोस्तों जो है अगर उसका जो संपत्ति की हानि हुई है, दुर्व्यय हुआ है या दुरुपयोजन के लिए जो अधिभार का देनदार होगा तो वह उस पर ये लगा सकेगी। अगला जो दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? न्याय पंचायत के पास शक्तियाँ हैं। तो इसमें 26 का दोस्तों जो आंसर है आपका है, इसमें जो है आपका आंसर 26 का जो आंसर वो है आपका सी सही है। कौन सा? आपका सी, वास्तविक कारावास का दंड देने की। अब इसमें पूछा कि गलत कौन है, तो ये गलत है, यानी कि जो आपका इसमें जो कहाँ दिया हुआ, ये सेक्शन जो है 54(1) में दिया हुआ कि कोई न्याय पंचायत कारावास का मुख्य दंडादेश नहीं देगा। इसमें बताया गया कि कोई जो आपका न्याय पंचायत है वह कारावास का मुख्य दंडादेश नहीं देगा। और दोस्तों दूसरा इसकी खंड 2 में बताया गया है कि यह जो है 250 कितना 250 रुपये से अनधिक अर्थदंड दे सकता है, यानी कि 250 रुपये से अधिक या अर्थदंड भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसको देने में चूक पर कारावास का दंड भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए जो जुर्माना उसने लगाया हो, अगर वह देने में किसी व्यक्ति से चूक होती है तब भी वह कारावास का दंड उस व्यक्ति को नहीं दे सकता है।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये कहाँ पर दिया है, सेक्शन 54। अगला दोस्तों जो आपका 27, पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12C के अंतर्गत, ठीक है, सी के तहत, यहाँ देखिए दोस्तों इंग्लिश वर्जन में छपा हुआ था, यहाँ पर नहीं छपा हुआ इसलिए हमने लिख दिया है, के तहत अकेले परिवादी की मृत्यु पर निर्वाचन याचिका को जारी रखा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि किसी के द्वारा नहीं। ठीक, अगर अकेले कोई परिवादी है और वह उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या निर्वाचन याचिका जारी रखी जा सकती है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि किसी के द्वारा भी नहीं जारी रखा जा सकता। 28 नंबर पर फिर आ जाइए, निम्न में से कौन सा गलत है? कोई व्यक्ति एक ही समय में नहीं हो सकता है। अब इसमें दोस्तों कौन सा आपका गलत है 28 नंबर में? तो इसमें जो दोस्तों आपका है ये है आपका आंसर जो है इसमें 28 का बी सही है। कौन सा? बी, ये नहीं बी। अगला, क्यों? प्रधान एवं गांव सभा का सदस्य ये एक साथ दोनों पद नहीं धारण कर सकता। इसका प्रावधान कहाँ दिया हुआ है दोस्तों? इसका प्रावधान दिया हुआ है आपका जो है सेक्शन जो है दोस्तों आपका 11D में दिया हुआ, यानी कि घा में। ठीक, ये कहाँ पर? वही दोस्तों पंचायती राज अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश नगर आयोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के सेक्शन 27 के तहत दिए गए विध्वंस आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की जाती है। तो अपील कहाँ प्रस्तुत की जाती है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें जो अपील है वो प्रस्तुत की जाती है अध्यक्ष के समक्ष। अध्यक्ष के समक्ष कहाँ प्रावधान किया गया है? तो ये सेक्शन 27 में इसने बताया है कि अध्यक्ष के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी। 27 जो है ये 2 में दिया हुआ, कितने दिन के अंदर दोस्तों? 30 दिन के भीतर। कितने? 30 दिन के भीतर अपील की जाएगी। अगला जो नगर आयोजन एवं विकास अधिनियम 1973 प्रावधानों के तहत विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान को अनुमोदन वांछित है। तो किसका अनुमोदन इस पर चाहिए? तो इस पर दोस्तों अनुमोदन जो है आपका चाहिए राज्य सरकार का। ये प्रावधान कहाँ पर है? सेक्शन 10(2) में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि परिसीमा के अभिवाक न किए जाने का समझौता है। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश में पूरा छपा था, हिंदी में नहीं छपा था। तो प्रश्न यह है कि एक देनदार द्वारा परिसीमा के अभिवाक न किए जाने का समझौता है। तो ये है दोस्तों आपका ये प्रभावहीन, यानी कि वॉइड होता है ये। अगला, कोई अनुबंध उन्मोचित नहीं माना जाता है, यानी कि संविदा कब उन्मोचित मानी जाती है? तो किन किन दशाओं में वह उन्मोचित मानी जाती है? तो पहला है दोस्तों, इसमें जो आपका सही जो आंसर है वो आंसर जो आपका आंसर है डी, पालन में देरी मात्र से। तो हम इसमें बताते हैं आपको कि संविदा कब उन्मोचित मानी जाती है, किन किन दशाओं में। तो पहला जो है संविदा के दोस्तों पालन द्वारा वह उन्मोचित हो जाती है। संविदा का उन्मोचन संविदा पालन द्वारा उन्मोचित हो जाती हैं। और दूसरा जो दोस्तों है आपका, दूसरा है संविदा भंग द्वारा। ठीक है, संविदा अगर भंग हो जाती है तब भी वह उन्मोचित हो जाती है, संविदा भंग द्वारा। ये दिया है सेक्शन आपका 39 में। तीसरा जो दिया है दोस्तों, पालन की असंभवता के कारण, अगर उसका पालन करना ही असंभव हो गया है तब भी वह उन्मोचित हो जाती है। ठीक है, असंभवता के कारण इसका प्रावधान दिया है सेक्शन जो होता है 56 में। और लास्ट जो है बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। लास्ट जो है दोस्तों करार और नवीकरण, यानी कि करार और नवीकरण द्वारा उसका उन्मोचन होता है। करार व नवीकरण द्वारा जो होता है इसका उन्मोचन होता है। कहाँ दिया है? सेक्शन आपका 62 में दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, चैरिटी में योगदान करने का वचन जो है, तो दोस्तों ये जो होता है चैरिटी में योगदान करने का जो वचन है ये शून्य समझौता है। ये जो है शून्य समझौता, क्योंकि बिना प्रतिफल के ही होता है। उसका जो आशय होता है वो पालन करने का नहीं होता है, इसीलिए यह ऐसा जो होता है वचन शून्य होता है। अगला जो 34 है, कथन एक भागीदारी फर्म एक विधिक इकाई एक कंपनी की भांति है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका बी, ये है गलत है। अगला जो प्रश्न है, फर्म के कृत्य के लिए भागीदारों का दायित्व है।
तो फर्म के कृत्य के लिए भागीदारों का दायित्व जो होता है दोस्तों संयुक्त व पृथक पृथक। तो हमने इसको आपको बताया था कि जब प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने आपको ये बात बताया था कि जो भागीदार होते हैं वो अपने काम के लिए और अपने अभिकर्ता के काम के लिए या तो अलग अलग या दोनों एक साथ उनसे प्रतिकर लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कथन एक निगम भागीदारी की संविदा कर सकता है और एक फर्म का भागीदार बन सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ए, यानी कि ये कथन आपका सही है। अगला, कितने वर्षों की निरंतर अवधि तक पूर्ण रूप से प्रयोग न किए जाने पर कोई निरंतर सुविधाधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये है आपका 20 वर्ष, यानी कि विकल्प आपका सी सही है। अगला जो प्रश्न है, रेस इप्सा लिक्विटर का नियम किसके परीक्षण से संबंधित है। तो ये जो नियम है ये उपेक्षा यानी निग्लिजेंस के परीक्षण से संबंधित है। अंतरण के लेनदारों की विकल्प करने या उन्हें देरी कराने के उद्देश्य के साथ अचल संपत्ति के अंतरण को कहा जाता है। तो ये जो दोस्तों है आपका 39 का जो है आपका ये सही है, कहा जाता है कपटपूर्ण अंतरण। कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, तो ये TPA के सेक्शन जो है 53 में ये दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपका 40, सपिन नातेदारी से जुड़े नियम किसके सिद्धांत पर आधारित हैं। तो ये दोस्तों जो है एक्सोगैमी के सिद्धांत पर आधारित हैं, यानी कि 40 का सी सही है। शून्यकर्णी विवाह के मामले में विवाह के अकृत्यता का बचाव को निरस्त करता है। तो इसमें दोस्तों जो सही आंसर है डिक्री के दिनांक से। इसमें आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का दोस्तों हाई कोर्ट ने किसी विकल्प को न मानते सभी को एक एक नंबर उन्होंने दिया था। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह का गैर पंजीकरण जो होता है दोस्तों, तो इसमें जो होता है विवाह, इसका जो विकल्प सही है उसमें होता है कि विवाह का अमान्य घोषित नहीं करता है एवं अर्थदंड अधिरोपित करता है। तो इसके पंजीकरण से संबंधित दोस्तों प्रावधान जो दिया है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन जो होता है 8 में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई नहीं करता तो उसको 25 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। और दोस्तों वो इसी किस पर जो होता है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, इसमें बाद में कहा गया था कि पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। अगला जो दोस्तों प्रश्न है आपका 43, मुता विवाहोत्तर सहवास के होने पर पत्नी अधिकृत है। तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी होती है पूरी मेहर पाने की हकदार होती है। आपका जो 44 है दोस्तों आपका इस्लामिक विधि कहलाती है। तो इस्लामिक विधि जो है दोस्तों वो शरीयत कहलाती है। 45 जो है दोस्तों आपका पैगंबर मोहम्मद हैं, तो ये खुदा के पहले पैगंबर हैं। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन कौन से सामान्य नियम अपवाद हैं कि व्यक्तिगत सेवा के लिए रोजगार के अनुबंध का कोई विनिर्दिष्ट प्रभावीकरण नहीं हो सकता है। तो 46 का दोस्तों आपका जो विकल्प है वो आपका विकल्प डी सही है, यानी कि इसमें जितने भी दिए हुए हैं दोस्तों कि भारत के संविधान अनुच्छेद 311 के उल्लंघन में बर्खास्त एक जनसेवक, औद्योगिक विवाद अधिनियम इतने के उल्लंघन में बर्खास्त एक कर्मी एक सांविधिक संस्थान अनिवार्य दायित्व के उल्लंघन में कृत्य करे। जिसमें से उपरोक्त सभी जो है सही हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों 47, अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है। तो इसमें दोस्तों आपका उपरोक्त सभी आता है। अपराध में ये सभी तरीके का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों की चर्चा है, जमानती और गैर जमानती, समन मामले और वारंट मामले सबके बारे में इसमें CRPC में चर्चा है। जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में दी जाती है। तो इसमें दोस्तों जो है आपका 48 का आपका सी सही है, पुलिस न्याय अधिकारी व न्यायालय दोनों के द्वारा। ठीक है, अगर मामला जमानती ये है तब CRPC की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ है, अतः उद्घोषणा जारी की जा सकती है विरुद्ध। तो इसमें दोस्तों उद्घोषणा जो है किसी भी पक्षकार के विरुद्ध जारी किए उपरोक्त सभी, इसमें जो है 49 का आपका डी सही है। इसके बाद 50 नंबर आपका आता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंदर साक्षियों के अभिलिखित कथन होते हैं। तो कथन जो होते हैं दोस्तों जो सेक्शन के अंदर लिखे वो होते हैं संपोषक साक्ष्य होते हैं। अगला सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है। तो इसका जो विस्तार है दोस्तों आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी,
यानी कि समस्त भारत में जम्मू एवं कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 31 अक्टूबर जो है आपका 31 अक्टूबर 2019 से यह जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो चुका है। अब सिर्फ नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्रों में यह भी लागू नहीं होता है। अगला दोस्तों जो है 52 प्रारंभिक डिग्री जो है, प्रारंभिक डिग्री इसमें जो सही आंसर है आपका ये है ए, यानी कि किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों के उदाहरण करती है, परंतु वाद का पूर्णतः निष्पादन नहीं करती है। 53 पर आ जाइए दोस्तों आपका। तो 53 में श्याम ने 1 साल के लिए राम को उसके घर से बेदखल कर दिया। राम ने कब्जा हेतु श्याम के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया, परंतु उसमें क्षतिपूर्ति का दावा शामिल नहीं किया। क्षतिपूर्ति के दावे हेतु राम जो है न्याय, इसमें जो नया वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, यानी कि विकल्प आपका बी सही है। विकल्प जो है बी सही है। यह प्रावधान कहाँ किया गया दोस्तों? तो यह सीपीसी जो होता है, सीपीसी के सेक्शन जो है 11 के स्पष्टीकरण जो है, स्पष्टीकरण 4 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अवसर है और उसको कोई बात उठानी चाहिए थी और वो नहीं उठाता है तो बाद में वह उसका बचाव नहीं ले सकता, उसको बाद में मामले में नहीं उठा सकता है। मान लिया जाता है कि उसने वह बात उठाई थी, भले ही वह ना उठाया क्योंकि उसको अवसर था। तो अगला जो प्रश्न है, विदेशी निर्णय को लागू करने के लिए बाद भारत में कितने वर्षों के भीतर दायर हो सकता है? तो इसमें जो दोस्तों आपका जो सही प्रश्न है वो है आपका डी, यानी कि निर्णय तिथि से 3 वर्ष के अंदर। एक पक्षीय पारित डिग्री को निरस्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार उपलब्ध नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें जो दोस्तों है ये आपका सभी उपचार जो है ये उपलब्ध हैं। लेकिन इसने पूछा है इसमें से कि निरस्त करने निम्नलिखित में से कौन सा उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी उपचार उपलब्ध हैं, इसीलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि कोई भी इसमें गलत नहीं है। आदेश 39 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय द्वारा व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरबदल या उससे अपास्त किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका जो दोस्तों सही आंसर है वो है आपका सी, यानी कि किसी पक्ष के आवेदन पर, किसी पक्ष के आवेदन पर। तो इसमें दोस्तों आपका 57 आ जाता है कि वाद के प्रत्याहरण के पश्चात वादी जो है, इसमें आपका सही आंसर जो है डी, यानी कि समान वाद विषय के संदर्भ में नया वाद नहीं दायर कर सकता जब तक कि प्रत्याहरण के समय पर न्यायालय की अनुमति प्राप्त ना हो। तो इसमें दोस्तों 57 में आपका यह है आपका डी सही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों इधर बीच में काफ़ी वीडियो थोड़ा सा आने में कुछ दिक्कत हुई, लेकिन दोस्तों इधर वीडियो कंटिन्यू आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन को भी दबा लिया करें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपको एक बात और बता दें कि आप हमारे कोई भी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जो MCQS के नाम से, MCQ सेंटर के नाम से बना हुआ है। और अगर आप एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी है लीगल जो है एग्ज़ाम, लीगल एग्ज़ाम ग्रुप, लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से बना हुआ है। तो इसमें से दोनों में से आप जिसको चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें जो है लीगल एग्ज़ाम ग्रुप में अपना कोई कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें बस आप इससे बस PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से दोनों कर सकते हैं। तो आप चाहें तो दोनों कर लें, चाहें तो एक कर लें, जो आपकी इच्छा हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।